Assalamu alaikum CSS aspirants. I hope you guys are doing well. Okay, so आज का जो lecture है it is actually taken, this question specifically is taken from past paper of sociology, one of the past papers of sociology 2023. और इसका question number 1 है, education is an important social institution. How do conflict and functionalist perspective view education as an institutionalized activity? Which of these approaches can be describe the system of education in Pakistan and how? So basically जो question है it is divided into many parts. अब इस चीज़ में आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने देखना है कि कौन सा पार्ट कितना इम्पॉर्टेंट है और उसको उसकी ड्यू इम्पॉर्टेंस तक ही रखना है। ऐसा ना हो कि आप फर्स्ट पॉइंट, जिस तरह आपका फर्स्ट पार्ट है एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, इसी को प्रूव करते करते ये ना हो आपका सारा टाइम गुजर जाए, क्योंकि डू रिमेंबर आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। और अगर वो स्टूडेंट्स जो BCS स्टूडेंट्स हैं, इस तरह रिसेंटली BPSC के पोस्ट जो हैं वो अनाउंस हुई हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स PCS के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और मे बी मोस्ट ऑफ देम दे हैव सोशोलॉजी एज देयर वन ऑफ देयर ऑप्शनल्स, सो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी ये आज का लेक्चर। सो बेसिकली एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। व्हाट डज इट मीन, कि मतलब क्या मतलब है कि एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। ये इसलिए कहा जाता है इसको सोशल इंस्टीट्यूशन रादर देन सिंपल एन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम, फॉर एग्जांपल जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ इट्स दैट टाइम पीरियड इज़ नॉट अबाउट कि नोट्स मेकिंग, लेक्चर लो, कॉपी पे छापो और देन पैक योर बैग्स एंड गो बैक टू योर होम। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स नॉट दैट सिंपल। वहाँ पे आपको एक्चुअली बताया जाता है कि हाउ कैन यू फंक्शन इन अ सोसाइटी। आपको बैठने का, उठने का, चीज़ों का अप्रोच करने का, अपनी बात रखने का, आपस में सोशलाइज करने का, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो उसका माहौल और इन्वायरमेंट किस तरह है, क्योंकि दैट इज़ गोना अफेक्ट यू। और ये बहुत लंबे प्रोसेस, ऑलमोस्ट आपकी पूरी ज़िंदगी यही चीज़ आपको इस तरह मोल्ड करेगी, और फिर आधी से जो उसके बाद की जो आपकी ज़िंदगी है, आप इन्हीं चीज़ों को उठा के आगे जाके इम्प्लीमेंट करते जाते हो। तो अगर इस सोशल इंस्टीट्यूशन में आपकी अच्छी ग्रूमिंग हुई है तो एज अ सिटीजन आप बहुत अच्छा एक्ट करोगे सोसाइटी में। और अगर वहाँ पे ही आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था तो आगे जाके लाइफ में आप एग्जैक्टली उसी तरह एक्ट करोगे, जस्ट लाइक अ स्पॉइल्ड ब्रैट। एक तो ये होता है कि फॉर्मली आपको सिखाता है, एक फॉर्मल वे सिखाता है हाउ टू सोशलाइज इन द सोसाइटी। दूसरा ये है कि आपकी सोशल इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इसलिए है क्योंकि ये फाउंडेशंस ले करता है आपकी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। एक नेशन जिसका एजुकेशन जो सिस्टम है, जो ये सोशल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से जो बच्चा अगर सही सीख के जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो जो पॉलिटिक्स जाएगा या फिर सोसाइटल जो अफेयर्स है उनके साथ डील करेगा। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं क्योंकि ये ओवरऑल आपकी इकोनॉमी, यही चीज़ें, वन ऑफ द फैक्टर्स यही है कि इकोनॉमी भी अफेक्ट होती है इन चीज़ों से, जिन ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं या फिर सीरियसली नहीं लेते हैं। जब एक प्रॉपर एजुकेशन कोई स्टूडेंट लेगा तो ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि वो जो है विल पे वे या रोड टू नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट कैसी नहीं होगी कि अगर आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो अपग्रेड है, या फिर जिस सोशल इंस्टीट्यूशन से आप जब आप निकलोगे अगर वो बिल्कुल करंट सिचुएशन या आपकी जो दुनिया के जो हालात है अगर उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो फिर उस स्टूडेंट के लिए इस सोसाइटी में प्रिवेल करना बहुत आसान हो जाएगा बनिस्बत उसके कि जो एजुकेशन इस सोशल इंस्टीट्यूशन में प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं हुई है, तो वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होंगे वो स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत टफ हो जाएंगी चीज़ें। इसलिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है। और जहाँ से एक पढ़े लिखे स्टूडेंट्स निकलेंगे जिस सोशल इंस्टीट्यूशन से, जिस कंट्री के स्टूडेंट्स पढ़े लिखे होंगे, वो जो हैं बहुत अपडेटेड होंगे पॉलिटिकल एरेनाज में किस तरह एक्ट करना है, या फिर वो जब पॉलिटिक्स देखते हैं
तो उनको पता होता है कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, रादर देन कि वो चीज़ों को इग्नोर करें जस्ट बिकॉज दे लाइक समवन, सो दे लाइक समवन, या जस्ट बिकॉज के आबाओ अजदाद से किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट थी तो दे आर सपोर्टिंग क्योंकि आबाओ अजदाद से सपोर्ट थी. नो, दिस शुड नॉट बी द रीज़न फॉर सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी. रीज़न ये होना चाहिए कि वो पॉलिटिकल पार्टी इज़ डूइंग गुड या दे हैव डन गुड, इसलिए एक सपोर्ट होनी चाहिए, ना कि लाइकिंग के बेसिस पे या शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं तो अभी भी सपोर्ट करेंगे. दिस शुड नॉट बी द रीज़न. फर्दर मोर, जब इस तरह की सोच फ्यूचर जनरेशन रखेगी तो सोसाइटल लेवल में भी चीज़ें चेंज होंगी फॉर बेटर. और जब ये होगा तो उसकी वजह से नेशनल डेवलपमेंट होगी, आपकी सोसाइटी अपग्रेड करेगी, और एक अपग्रेडेड वर्जन सोसाइटी वो हमेशा इकोनॉमिकली जो होती है वो बहुत डेवलप्ड रहती है. और हम सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर एग्जांपल लें तो हम ये क्लियरली एविडेंट होता है कि उनका जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम जो है, उनका लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा होता है कि ऑटोमेटिकली वो उनके लिए बहुत से इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी लेकर आता है. वो नेशन एज अ होल ग्रो करता है. सो दिस पॉइंट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड कि येस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन. ये प्रूव करने के बाद आप क्या करोगे? ओके, आगे जाने से पहले वन थिंग दैट वी शुड नो कि राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 25A है हमारा. The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years in such manner as may be determined by law. ये बहुत ही कंपलसरी है राइट टू एजुकेशन, और ये हर एक सिटीज़न का हक है. मगर अनफॉर्चुनेटली ये हक हर एक बच्चा इस मुल्क का अवेल या ये हक उसको लगता है कि उसके पास नहीं है, क्योंकि ये जो एक राइट है ये कभी कभी उसके फाइनेंशियल स्टेटस के साथ क्लैश करता है और ये अपनी ये राइट जो है वो अवेल नहीं कर पाता. एजुकेशन इज़ the social institution that formally socializes members of our society. In the past few decades, increasing proportions of people have obtained high school diplomas, college degrees, and advanced professional degrees. अच्छा, अभी आपने एजुकेशन एज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इसको इस तरह सम अप करके या इसको इस तरह डिफाइन करके आप दूसरे पार्ट की तरफ जाओगे अपने क्वेश्चन के, जो कि है हाउ डू कॉन्फ्लिक्ट एंड फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव व्यू एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्टिविटी. इसमें आप बताओगे कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्टिविटी. First of all, we will discuss conflict perspective. Conflict theorists point out that people with power protect their interests and define deviance to suit their needs. Conflict theorists जो है स्पेसिफिकली इस थ्योरी का, जो हम कह सकते हैं कि ये थ्योरी या ये पर्सपेक्टिव किसने दिया है, तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया है. और कार्ल मार्क्स सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता हो ना हो, इनको एक चीज़ पता है कि व्हेन इट कम्स टू कार्ल मार्क्स तो एक चीज़ बहुत एविडेंट है एंड दैट इज़ सोशल इनइक्वालिटी. कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है वो स्पेसिफिकली इस बात को डिस्कस करते हैं कि किस तरह पीपल इन पावर या आपके पावर ग्रुप्स जो हैं वो ऐसी आपका एक पावर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जो कि सिर्फ उनके इंटरेस्ट या उनके नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कभी कभी डेवियंस की तरफ भी चले जाते हैं ताकि सिर्फ वो जो एक सोसाइटल अफेयर्स हैं वो ऐसे उनको मैनेज करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो सिर्फ उस पावर ग्रुप को बेनिफिट करे. बाकी जो उस पावर ग्रुप या उस क्राइटेरिया में नहीं आते, अगर वो बेनिफिट नहीं भी हो रहे हैं तो दे फील लाइक इट्स नॉट देयर हेडेक. From a conflict perspective, the social significance of the dominant ideology is that not only do a society's more powerful groups and institutions control wealth and property, even more important, they control the means of producing beliefs about reality through religion, education, and the media. ये जो कोड कहाँ जहाँ से लिया गया है रेफरेंसेस में उस बुक को मेंशन कर दिया गया है, तो अगर आपने जाके वो बुक व्यू करना है तो आप आसानी से रेफरेंसेस से वो बुक आप खोल के देख सकते हो. सो व्हाट डज इट से, जब हम ये बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की तो व्हाट डज इट एक्चुअली से, ये बोलता है यहाँ पे कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट ये चीज़ क्लेम करते हैं कि जो आपकी सोसाइटी होती है, जिस तरह पहले भी डिस्कस कर चुके, पावरफुल जो ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपका मेजॉरिटी वेल्थ और प्रॉपर्टी जो है ये लोग यही कंट्रोल करते हैं.
इसलिए तो ये पावरफुल लोग होते हैं, या ये पावर ग्रुप्स होते हैं, या इलीट ग्रुप्स होते हैं। और ये किस तरह अभी, हाउ इज़ इट लाइक, हाउ आर दे इवन इन द पोजिशन कि ये लोग वेल्थ और प्रॉपर्टी को कंट्रोल करें? ऐसा क्या है, ऐसा क्या मैकेनिज्म है सोसाइटी का कि ये लोग इतनी आसानी से इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर पा रहे हैं? तो दे आर सेइंग कि दे ये कंट्रोल करते हैं कि सर्टेन मीन्स और तरीके होते हैं जिसकी वजह से वेल्थ और प्रॉपर्टीज़ और एवरीथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट विद इन अ कंट्री, विद इन अ सोसाइटी, या पार्ट ऑफ अ सर्टेन सोसाइटी, ये लोग किस तरह कर पाते हैं? ये लोग क्या करते हैं, ये जो या बिलीव्स या इस तरह की प्रोड्यूस करते हैं कि ऑटोमेटिकली जो मेजर पॉपुलेशन है वो ये फील करे कि सम हाउ वी कैन नॉट एक्सेस एजुकेशन, या सम हाउ वी कैन नॉट, वी जस्ट डोंट डिज़र्व इट। ये इनका एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया जाता है। दे आर लाइक, हम तो अमीर लोग नहीं हैं, हम कैसे करेंगे, या हम तो नहीं कर पाएंगे, या हमारा तो जिस क्लास से हम बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर ये मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जिस तरह आपने बोला है कि ये मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मार्क्स तो बात ही क्लास डिविजन की करता है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, ऐसे बिलीव्स क्रिएट करते हैं कि जो एक पॉइंट के बाद वो रियलिटी लगते हैं। और ये बिलीव्स ये किस चीज़ के थ्रू क्रिएट करते हैं? एक तो रिलीजन को यूज़ करते हैं, एजुकेशन को यूज़ करते हैं, और मीडिया को यूज़ करते हैं। चीज़ों को इस तरह प्रोपिगेट किया जाता है कि फॉर आफ्टर लाइक अ वाइल और सो, लोगों को, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन को लगता है कि वाकई उनके हाथ में और बस में कुछ नहीं है, एंड दे फील हेल्पलेस। और इसकी वजह से एक क्लास डिवीज़न होता है, और कभी भी एक क्लास डिवीज़न इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि पावर ग्रुप्स आर ऑलवेज देयर, और जो नीचे का तबका है वो क्रश ही होता जाता है। डिफरेंट चीज़ों, महंगाई हो गई या मुल्क में जो भी मसले होते हैं, सबसे पहला इम्पैक्ट उस क्लास पे आता है जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, जो बेसिक कमोडिटीज़ भी अफोर्ड सोसाइटी में नहीं कर पाते। अभी ये चीज़ क्या करती है, ये चीज़ जो है बेनिफिट करती है हमारी कैपिटलिस्ट क्लास को। According to conflict, this Marxist approach, his approach, educational institutions provide the workforce to bourgeoisie class. एक तो क्या करते हैं, मुश्किल से जो होता है लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, और वो हासिल करने के बाद भी उनको खुद को इतना फ़ायदा नहीं पहुंचता जितना फ़ायदा ये लोग अपनी पावर ग्रुप्स या बोर्जोइजी क्लास को पहुंचाते हैं। द आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग क्लास इज disseminated by education system which establish status quo। और ऑटोमेटिकली क्या होता है, पावर ग्रुप्स जब हर चीज़ एक बिलीव क्रिएट करते हैं और फिर प्रॉपर चैनल के थ्रू या प्रोपागेंडा के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू उसको रियलिटी बनाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि ये लोग उन तक जो है वो बाकी प्रोलेटरेट क्लास पहुंच नहीं पाती है, और ये लोग हमेशा पावर पे रहते हैं, और उसकी वजह से एक स्टेटस को क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में, जो कि सोसाइटी को डिविजन्स में डिवाइड कर दे, या एक डिवीजन ले आता है, या सोसाइटी को डिवाइड कर देता है डिफरेंट डिविजन्स में। जिस तरह के फॉर दिस टू टाइप ऑफ स्कूल सिस्टम आर इन सो प्रिवेलिंग सोसाइटी, एक तो पब्लिक है, एक प्राइवेट है। Public schools are for those people who cannot afford high fees and they are supposed to send their children to common masses school. The other type of school are private. Schools are private in which those pupils got admission whose parents has more resources and life chances with power and wealth. These schools serve the purpose to maintain status quo for elites. In contrast, the public schools see the ideology of submission in the children of प्रोलिटरेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये क्या है, यहाँ पे कहा जाता है कि दो सिस्टम ऑफ स्कूल सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो हमारे सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं। पाकिस्तान में तो ये बहुत ही एविडेंट है, पब्लिक है और प्राइवेट है। पब्लिक स्कूल्स वो होते हैं जहाँ पे फीस जो होती है, जब पेरेंट्स प्राइवेट को नहीं अफोर्ड कर पाते तो दे ऑटोमेटिकली दे गो फॉर, या द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर देम इज़ पब्लिक स्कूल। और पब्लिक स्कूल जिस तरह फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम हमें पता है कि वहाँ के बच्चे जब निकलते हैं तो वो किस किस्म के होते हैं। एक तो वहाँ से जब वो बच्चे निकलते हैं, या और जिस किस्म का एक आउटडेटेड करिकुलम है उन लोगों का, ये जब एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करते हैं तो ये इस पोजीशन में नहीं होते, या तो इनसे they feel helpless, they just don't know what to do with their degrees anymore। but on contrast क्या होता है, जो आपके प्राइवेट स्कूल्स से जो पढ़े हुए बच्चे होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा होती हैं।
तो एक पावर ग्रुप है, उस पावर ग्रुप के अपने बच्चे हैं, वो बच्चे भी जाके प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनको सारे पर्क्स और लाइक उनके प्रिविलेजेस सारे उनके पास हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो एक सर्कुलेशन होती है वेल्थ की और पावर की, वो एक सर्टेन ग्रुप में रहती है और वो जो है ट्रिकल डाउन नहीं करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मोस्टली सोसाइटी में इस किस्म का डिवीजन होता है कि जो 1% होता है वो रूल करता है पूरी की पूरी कंट्री को, और बाकी जो 99% होती है वो एक सबमिसिव स्टेट में रहते हैं। जिस तरह की बोला गया है, इन कंट्रास्ट द पब्लिक स्कूल सी द आइडियोलॉजी, एक तो सही से पढ़ाया नहीं जाता, ऊपर से एक आइडियोलॉजी भी, ये एक दिमाग में एक बात बिठाई जाती है कि यू हैव टू बी सबमिसिव। आप क्रिएटिव नहीं हो सकते हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते हो। जिस तरह की एक इन्वायरमेंट जो इनके पास क्लास में होती है, क्लास में मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स में डिस्कशंस नहीं होती हैं। किड्स आर नॉट सपोज टू आस्क क्वेश्चंस, दे आर जस्ट सपोज टू बी सबमिसिव। बस जो टीचर बोल रहे हैं बस उसको लिखते जाओ, बस वही रट्टा लगाओ एंड गेट डिग्री एंड मूव ऑन एंड टेक इट एंड देन गेट एडमिशन इन कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी, और फिर वहाँ से व्हेन यू आर डिग्री होल्डर एंड यू एंटर योर प्रैक्टिकल लाइफ, यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू विद योर डिग्री एनी मोर। बट बनस्बत इसके वो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल का होगा उसकी क्रिएटिविटी पे बहुत फोकस होता है। हमेशा जब हम देखते भी हैं उनके पास ऐसे राइटिंग होता है, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस कर रहे होते हैं, राइटिंग स्किल्स पे काम कर रहे होते हैं। ऐसी कोई चीज़ आपको पब्लिक स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं सुनने को मिलेगी। इंग्लिश पे काम नहीं होता स्पेसिफिकली, ये लैंग्वेज जो है अगर जाके वो मीन्स बनता है आपके उनकी कामयाबी के लिए, तो उनको बेसिक आ ही नहीं रही होती है वो चीज़, उनके लिए इतना टफ हो जाता है उनके, और ऑटोमेटिकली ये चीज़ इनकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कम करती जा श्रिंक करती रहती हैं। इसलिए इट इज़ सेड कि what we must do is that we must crush capitalism, because capitalism is the root to all the causes, all the evils in our society that we can clearly see. ये चीज़ ठीक हो सकती है, बट बात वही आके रुक जाती है कि इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों को ठीक करने का। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो पावर ग्रुप के पार्ट हैं, वो क्यों ठीक करने, जो बॉर्जॉइजीज हैं वो चीज़ें क्यों ठीक करनी, उनके बच्चे तो सही पढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से एक गैप आ जाता है। अच्छा, furthermore, conflict perspective. Conflict theorists do not agree with the functionalist approach to social institutions. Although proponents of both perspectives agree that social institutions are organized to meet basic social needs, conflict theorists object to the idea that the outcome is necessarily efficient and desirable. कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव फंक्शनलिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि जिस एजुकेशन जस्ट बिकॉज इट इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन, तो हमेशा इसका जो आउटकम होगा ये बहुत ही एफिशिएंट होगा और डिज़ायरेबल होगा। इसका मतलब है जो एजुकेशन सोशल इस सोशल इंस्टीट्यूशन से जब बच्चे निकलेंगे तो वो एक प्रोडक्टिव पार्ट होंगे सोसाइटी का। कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव डजंट एग्री विद दिस सोच, और वो ऑब्जेक्ट करता है टू द आइडिया कि ज़रूरी नहीं है हमेशा इस सोशल इंस्टीट्यूशन के जो पार्ट होंगे वो हमेशा वो नेसेसरली वो एफिशिएंट होंगे या उसका आउटकम बहुत ही डिज़ायरेबल होगा। फ्रॉम अ कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव, द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस इज़ नो एक्सीडेंट. Major institutions such as education help to maintain the privileges of the most powerful individuals and group within a society while contributing to the powerlessness of others. And this we can clearly see it in our society. Like ये कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है. For example, public schools in the United States are financed largely through property taxes. This arrangement allows more affluent areas to provide their children with better equipped schools and better paid teachers than low income areas can afford. As a result, children from prosperous communities are better prepared to compete academically than children from impoverished communities. The structure of the nation's educational system permits and even promotes such unequal treatment of school children. और ये चीज़ पाकिस्तान में भी है। जितना ज़्यादा एक फेमस पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल होगा, उतना वहाँ से जो एक आउटकम होगा वो ज़्यादा कंपैरेटिवली व्हेन इट कम्स टू लाइक, अगर कंपेयर करते हैं पब्लिक स्कूल से, तो एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा कंपैरेटिवली ज़्यादा एफिशिएंट होगा, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़्यादा होता है और उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, उसको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती, क्योंकि इस सोशल इंस्टीट्यूशन में इसकी ग्रूमिंग इस तरह होती है कि वो नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट मगर वो किसी और कंट्री में भी वो ईज़िली एडजस्ट हो जाएगा बनस्बत ही उस गवर्नमेंट स्कूल के निकले हुए बच्चे के
गवर्नमेंट स्कूल से निकले हुए बच्चे के, जिसको बेसिक, एक तो आउटडेटेड करिकुलम होगा, एक तो वहाँ से उसके एक बेसिक, जिस तरह फॉर इंस्टेंस अगर कहीं और चाहेगा, और जिस तरह हमारे माशरे में इंग्लिश लैंग्वेज की एज ए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंस है, उसका अगर वो लैंग्वेज ही नहीं आएगा, वो अगर इसके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा तो वो कैसे करेगा, वो कैसे अच्छी जॉब तक पहुंच पाएगा अगर उसको इंग्लिश नहीं आती है, अगर उसके स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, वो अपने आप को कह नहीं पाता, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका मसला बेसिक यही होता है कि उनका अगर थोड़े बहुत चीज़ें पता भी है, सो दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो दिस, और अगर एक पॉइंट के बाद भी अगर स्टूडेंट खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो इट इज़ एन इशू एंड इट शुड नॉट बी ओवरलुक्ड। बट ये चीज़ ओवरलुक की जाती है हमारी सोसाइटी में। मार्क्सिस्ट व्यू अगर हम देखें तो एज आई लाइक अर्लियर आई मैंशनड इट अर्लियर के जो मार्क्सिस्ट व्यू है, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है, वो बहुत ही दे आर इंटरेस्टेड इन हाउ सोसाइटीज इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग फैमिली, गवर्नमेंट, रिलीजन, एजुकेशन एंड द मीडिया में हेल्प टू मेंटेन द प्रिविलेज ऑफ सम ग्रुप्स। ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इट कि ये चीज़ें किस तरह, ये जो सारे आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये किस तरह प्रिविलेज मेंटेन करती हैं एक ख़ास ग्रुप के, एंड कीप अदर्स इन अ सबसर्विएंट पोजीशन, और दूसरों से सिर्फ अपनी ग़ुलामी करवाते हैं, और जो एक स्पेशल ग्रुप है वो सिर्फ दूसरों से ग़ुलामी करवाते हैं, जो कि आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की, और ख़ुद सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं। देयर एम्फेसिस ऑन सोशल चेंज एंड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मेक्स कॉन्फ्लिक्ट theorists more radical and activists than functionalists। और इसकी वजह से क्या होता है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ही एक डिफरेंट एंगल से होती हैं। वो जो स्टूडेंट होगा, वो अगर गवर्नमेंट स्कूल का होगा तो वो स्टूडेंट को एक्चुअली पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह एग्जिस्ट किस तरह करना है। और वो सोशल चेंज की अगर हम बात करते हैं तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कि जब भी देखेगा, या सोशल चेंज को जब भी देखेगा, वो एक बहुत ही रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। एंड इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ दैट स्टूडेंट, क्योंकि वो स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा, उसको जब चीज़ें आसानी से नहीं मिलेंगी तो उसको एक अपना एक जो इतने साल उसने एजुकेशन को दिए, एक सोशल इंस्टीट्यूशन में वो रहा, अगर उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, तो हम उस स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव अप्रोच लेकर आएगा। अब हम आते हैं फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की तरफ। लाइक अदर सोशल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन एज बोथ मैनिफेस्ट, ओपन स्टेटेड एंड लैटेंट hidden functions. The most basic manifest function of education is the transmission of knowledge. अच्छा, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव है। वो क्लेम करते हैं, जो आपके फंक्शनलिस्ट्स हैं, जो आपके फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की जो थ्योरिस्ट्स हैं, वो कहते हैं कि एजुकेशन के दो फ़ायदे होते हैं या दो फंक्शंस होते हैं। एक तो मैनिफेस्ट फंक्शन होता है जो बहुत क्लियर है, वो है कि एजुकेशन जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज करते हैं, नॉलेज ट्रांसमिट करते हैं, बच्चों को रीड, स्पीक, फॉरेन लैंग्वेजेस, बेसिक स्किल्स सिखाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक उनको एक स्पेशल स्टेटस मिलता है। स्टेटस का क्या मतलब है, एक स्पेशल स्टेटस जब इनको मिलता है तो उनको फॉर एग्जांपल एक ख़ास स्किल सिखाया जाता है, वो एक ख़ास किस्म की किसी भी प्रोफेशन में वो महारत हासिल करते हैं। तो ये एक फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। Because many believe this function is performed inequitably, we will consider it later in the section on the conflict view of education. In addition of these manifest functions, school perform a number of latent functions. बहुत से छुपे हुए functions हैं। एक एजुकेशन सिस्टम की या किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन के दो फंक्शंस होते हैं। एक वो जो नज़र आ रहा होता है, अपेरेंटली चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं, ओपन होती है, और एक हिडन चीज़ होती है, एक हिडन मीनिंग होता है या एक हिडन फंक्शन होता है। तो हिडन फंक्शन क्या है कि एक सोशल इस एजुकेशन जो कि हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन है, इसके थ्रू हम कल्चर प्रमोट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, सोशल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन इसी की तरफ करवाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रदरहुड पे चैप्टर्स करवा लिए, स्कूल में बताया गया कि चोरी बुरी बात है और दूसरों का हक नहीं मानना चाहिए, और ये चीज़ें, और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम उनको सिखाते हैं कि किस तरह क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, rather than running after favoritism and all। तो ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ एक सोर्स ऑफ सोशल चेंज बनती है, सोशल कंट्रोल आता है। आप बच्चे को पहले से ही बता देते हो कि ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है, अगर आप इस पे जाओगे तो यू आर गोना बी अ गुड किड,
अगर उस पे जाओगे तो यू विल बी अ बैड किड, और बैड किड्स जो होते हैं दे आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। अब वो उस स्टेट में, एक यंग माइंड्स जो होते हैं वो उस स्टेट में होते हैं कि जहाँ पे उनको नहीं पता चल रहा होता कि जो उनको बताया जाता है एक्चुअली वो ऐसा है कि नहीं। वो सिर्फ उनका माइंड जो है वो चीज़ें एब्जॉर्ब करता रहता है, और उसकी वजह से फंक्शनलिस्ट जो है वो क्लेम करते हैं कि व्हेन दोज किड्स, व्हेन दोज यंग माइंड्स दे आर ग्रोन, दे आर ग्रोन एडल्ट्स, तो वो जो हैं वो ये चीज़ें आगे जाके ट्रांसमिट और प्रमोट करते हैं। एवरीथिंग दैट इज़ गुड, एवरीथिंग दैट इज़ लाइक द बेस्ट। तो फिर वो ये जो है एक रीज़न बनता है एजेंट ऑफ चेंज का। वो सारे स्टूडेंट जो इस सोशल इंस्टीट्यूट से निकलेंगे वो ऑटोमेटिकली एजेंट्स होंगे चेंज के, और इसके थ्रू एक पॉजिटिव सोशल चेंज आएगा हमारी सोसाइटी में। जिस तरह फंक्शनलिज्म की अगर हम बात करते हैं, फंक्शनलिस्ट व्यू की, अगर कॉन्फ्लिक्ट जो पर्सपेक्टिव है उसकी अगर हम कह सकते हैं कि उसका लाइक फाउंडेशनल जो एक फादर है या जिसने ये पॉइंट दिया, पॉइंट ऑफ व्यू दिया, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू या कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, अगर वो कार्ल मार्क्स है तो फंक्शनलिस्ट व्यू जो है उसके लिए हम इमाइल डरखाइम को क्रेडिट देंगे। Durkheim argued that school is a society in miniature, preparing us for life in wider society. For example, both in school and at work, we have to cooperate with people who are neither friends nor family, which gets us ready for dealing with people at work in later life. टार्कट पार्सन जो है वो आर्ग्यू करता है कि एजुकेशन एक्ट एज द फोकल सोशलाइजिंग एजेंसी। यस, ये हम सोशलाइज करते हैं। पहले तो क्या होता है, मैनिफेस्ट जो इसका फंक्शन होता है एज पर फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव, वो ये होता है कि बच्चे पढ़ना सीखते हैं, रीड राइट हाउ टू सोशलाइज, एक स्किल डेवलप की जाती है। जो मैनिफेस्ट होता है उसके थ्रू हम बहुत सी चीज़ें जो है वो आगे जो आगे स्टूडेंट्स होते हैं या आगे जेनरेशन होती है उसकी तरफ ट्रांसमिट करते हैं। कल्चरल वैल्यूज़, हमारे जो एथिक्स है, मोरालिटी का लेसन है, वो आगे जाके प्रमोट करते रहते हैं। से जो फंक्शनलिस्ट हैं, जो ये थ्योरिस्ट्स हैं, वो क्लेम करते हैं कि एजुकेशन जो है वो लोगों को इस पोजीशन में लाती है कि वो अपने लिए अप्रोप्रिएट जॉब्स ढूंढ सकें। क्योंकि अप्रोप्रिएट जॉब्स वो किस तरह ढूंढेंगे, क्योंकि उनका ख़ास एक टैलेंट जो है उस पर काम किया जाता है पूरे जितने भी टाइम पीरियड तक वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन का टाइम पार्ट होता है। उसके बाद जब वो रियल लाइफ में एंटर करता है या प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करता है कि उसके पास ऑलरेडी उसके टैलेंट्स जो उतने पॉलिश हो चुके होते हैं या फिर उसको अपने टैलेंट्स का पता होता है, एग्जामिनेशंस और क्वालिफ़िकेशंस ये सारी चीज़ें यूज़ करके वो अपने टैलेंट के हिसाब से या अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से वो एक अप्रोप्रिएट जॉब ढूंढ लेता है अपने लिए। दिस इंश्योर्स दैट द मोस्ट टैलेंटेड आर एलोकेटेड टू द ऑक्यूपेशंस दैट आर मोस्ट important for society. This is seen to be fair because this is equality of opportunity. Everyone has a chance of success and it is the most able who succeed through their own efforts. This is known as meritocracy. Meritocracy की बात अगर हम करें देखें तो बहुत से जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसी की बात करते हैं। अगर हम मोरल ग्राउंड से बात करें तो ऐसा होना भी चाहिए, और यही बात फंक्शनलिस्ट जो पर्सपेक्टिव है वो है। थ्योरिस्ट जो हैं वो बात करते हैं कि मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। जितना एक इंसान ने इस सोशल इंस्टीट्यूशन में जितने एफर्ट्स पुट किए हैं वो एफर्ट्स आगे जाके उसकी सक्सेस का रीज़न बनेगा, और ऐसा होना भी चाहिए। Furthermore, from a functionalist perspective, the common identity and social integration fostered by education contribute to societal stability and consensus. तो फंक्शनलिस्ट पर एक कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट होती है और इसकी वजह से हमारी सोशल इंटीग्रेशन होती है। सोसाइटी में सारे जो सिटीजन्स हैं हमारे, वो ऐसे नहीं फील करते कि दे आर नॉट मेड फॉर दिस सोसाइटी या दिस वट एवर दिस स्ट्रक्चर इज़, इट इज़ नॉट फॉर अस। वो ऐसा फील नहीं करते। हर एक स्टूडेंट जब प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करता है उसको ऐसा लगता है कि वो एग्जैक्टली फिट इन बैठ रहा है इस सोसाइटी में। अभी हर एक शहरी पाकिस्तान का जब इस तरह फील करेगा विद इन अ सोसाइटी, तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान तरक्की ना करे या सोसाइटल स्टेबिलिटी ना हो। अगर हर एक बच्चे को उसका हक मिल रहा है और वो सोसाइटी में एक फॉरेनर नहीं फील करता कि भाई मेरी क्वालिफ़िकेशन तो है ही नहीं इस सोसाइटी में के हिसाब से, या मैं सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे सोशल इंस्टीट्यूशन में ये पढ़ाया नहीं गया, तो ऑफ कोर्स वो एक आउट ऑफ प्लेस फील करेगा।
फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि जितना ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन करेगा उतने ज़्यादा एक कॉमन आइडेंटिटी होती है, एक सोशल इंटीग्रेशन का सबब बनता है, और ये सोशल जो आपकी इंटीग्रेशन है वो फॉस्टर कौन करवाते हैं, वो आपकी एजुकेशन सिस्टम करवाती है। अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस एंड विलबर्ट ई मोर, society must contribute The society must distribute its members among a variety of social positions. Education can contribute to this process by sorting people into appropriate levels and courses of study that will prepare them for positions in the labor force. तो जब डिवीजन ऑफ सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट प्रोफेशंस होती हैं, डिफरेंट लेबर फोर्स होगी। तो हर एक बंदा अगर उसके पास एक ख़ास टैलेंट है, वो टैलेंट जो है उसको सोशल इंस्टीट्यूशन में रह के पता चल गया था, उस पर उसने काम भी किया, उसने स्किल डेवलप किया, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो मतलब उसके पास कोई जॉब नहीं होगी या फिर वो इस काबिल नहीं है टू फिट इन हिज और हर सोसाइटी? ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। फिर अगर हम कंट्रास्ट की तरफ जाएं, वर्सेस की तरफ जाएं, तो हम ये चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वर्सेस फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में, फंक्शनलिस्ट के स्पेलिंग गलत हैं। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेसिफिकली अगर हम एजुकेशन की बात करें, वो एक बहुत ही कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। विदाउट क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा जो हमारे एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं डिफ़िकल्ट होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना। इम्प्लीमेंट करवाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा। एजुकेशन रिफॉर्म्स इस किस्म के होते हैं कि वो जो है कभी भी इक्वल अपॉर्चुनिटी बच्चों को नहीं देंगे। सबके पास जो है वो टैलेंट उनका नहीं उजागर किया जाएगा, या उनको नहीं बताया जाएगी, या वो इस काबिल नहीं होंगे कि वो इंटीग्रेट कर सके सोसाइटी में। जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं, वो बाइलिंगुअल एजुकेशन होगा, स्कूल डिसेग्रीगेशन होगा, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़। तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं कर पाते, ये चीज़ें फोकस नहीं होती हैं। फ्रॉम अ फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव अगर हम बात करें तो सोशल चेंज कैन बी डिसफंक्शनल सिंस इट ऑफन लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव करता है कि सोशल चेंज जो है वो कभी कभी डिसफंक्शनल हो सकता है और इंस्टेबिलिटी भी ला सकता है। इसका मतलब है सोशल चेंज अगर एक ऐसा ग्रुप जो कि एक मेन स्ट्रीम थॉट नहीं रखता, जिस तरह एक मेन स्ट्रीम पावर ग्रुप जो एक मेन स्ट्रीम एक थॉट सिस्टम रखता है, अगर वो उस तरह नहीं रख रहा, वो अपोजिशन में जा रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। इसलिए यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। अभी भी अगर हम मुल्क में देखें तो पॉलिटिकल जो है एक क्योस है, इसलिए क्योंकि एक थॉट सिस्टम एक नहीं है। एक पार्टी कुछ चाह रही है, दूसरी पार्टी कुछ चाह रही है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, और दोनों पार्टीज़ को ऑलमोस्ट जो है हम कह सकते हैं कि यूथ सपोर्ट कर रहा है। अब वो जो यूथ है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए हैं, उनका अपना एक अलग पर्सपेक्टिव है चीज़ों को डील करने का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ऑन द अदर हैंड कहता है कि ऐसी सोशल चेंज को हम क्यों अवॉइड करें अगर उसकी वजह से सोशल स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले कहते हैं कि अगर जो हमारा एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, वो अनफेयर है, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहा, वो एक ग्रुप को बेनिफिट कर रहा है, तो हम इस सोशल स्ट्रक्चर को अप टाइट रखने के लिए या उसको एज इट इज़ रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम क्यों जदोजहद करें, हम क्यों उसको प्रिजर्व रखें, रादर देन जदोजहद इस चीज़ की होनी चाहिए कि हाउ टू चेंज दिस एग्जिस्टिंग सिस्टम, ताकि जिनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है वो उनके लिए भी इस सिस्टम में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, ना कि सिर्फ एक ग्रुप बेनिफिट हो। जबकि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव थोड़ा सोशल चेंज से भागता है अगर वो बहुत ज़्यादा ऑन लार्जर स्केल चीज़ों को चेंज करने के लिए आ रहा है।